फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल के बारे में। ये आया था हमारा 1963 में। तो देखो, जो शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल है ना, उससे पहले हमने पढ़ा कौन सा, मार्कोविज मॉडल। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ख़राब था, वो अच्छा था रिस्क एंड रिटर्न को चेक करने में। लेकिन जो शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल है उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि जो शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल था उसने मार्कोविज मॉडल के अंदर जितनी भी कमियां थी उनको दूर करने में हेल्प किया। एक टाइप से कहे तो उसने उसे सिंप्लीफाई किया, क्योंकि जो मार्कोविज मॉडल था उसमें हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती थी, लेकिन शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल ने इस प्रोसेस को क्या कर दिया, सिंपल कर दिया। जो डाटा वगैरह था उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, कहता है कि जो भाई मार्कोविज मॉडल था वो तो क्या कहता था कि भाई हमें ना, मतलब जो भी कोरिलेशन वगैरह एस्टेब्लिश करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल है वो ऐसा कोई रिलेशनशिप वगैरह लेके नहीं चलता। ये हाँ माना रिलेशनशिप लेके चलता है, लेकिन किसके साथ, मार्केट इंडेक्स के साथ या मार्केट पोर्टफोलियो के साथ, ना कि सिक्योरिटीज़ के साथ जो भी हम लेके चलते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है या स्टैंडर्ड या पुअर इंडेक्स वगैरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जो शार्पे इंडेक्स हम उसको निकालने के लिए तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, और जो मार्कोविज है उसको इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि जैसे हमने मार्कोविज निकाला, 100 सिक्योरिटीज़ थी हमारे पास, 150 आया। ठीक है, मतलब कोवेरेंस वगैरह का यूज़ करके, तो हमारे पास हमें इतनी ज़्यादा यूनिट्स, इतनी बिट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम 100 सिक्योरिटीज़ वगैरह लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इसने कि कितने इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर हम 50 सिक्योरिटीज़ लेके चलते हैं शार्पे या मार्कोविज मॉडल से। तो देखो शार्पे में ये फॉर्मूला हमने रखा, ये लगाया, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, वो हमने रखी, तो 152 इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मार्कोविज लगाते तो 13,025, मतलब 1325 जो सिक्योरिटीज़ वगैरह इनपुट वगैरह उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन सा अच्छा हुआ, शार्पे हुआ। ठीक है, तो फिर आता है शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल के बारे में। कहता है कि सबसे पहले शार्पे ने एक सिंगल इंडेक्स मॉडल बनाया था जो किस अजम्पशन पर बेस्ड था कि जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं ना वो वेरी करते हैं, मतलब किसके अकॉर्डिंग, जो स्टॉक मार्केट में जो मूवमेंट आता है ना उसके अकॉर्डिंग जो हमारे स्टॉक्स होते हैं वो वेरी करते हैं। मतलब जो हमारे स्टॉक्स होते हैं वो उनसे रिलेटेड होते हैं, किससे, स्टॉक मार्केट के मूवमेंट के साथ। जो कैजुअल ऑब्जर्वेशन है स्टॉक की ओवर ए पीरियड, वो क्या रिवील करती है कि जो मोस्ट ज़्यादातर जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं ना वो मार्केट इंडेक्स के साथ ही मूव करते हैं। जैसे सेंसेक्स बढ़ा स्टॉक प्राइस भी बढ़ेंगे, अगर सेंसेक्स घटा तो स्टॉक प्राइस भी घटेंगे। तो ये दिखाता है कि ज़्यादातर जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे मार्केट इंडेक्स से रिलेटेड होते हैं, मतलब मार्केट के साथ ही बढ़ते हैं, मार्केट के साथ ही घटते हैं। यहाँ पे हमें इसने एक इक्वेशन दी थी कि अल्फ़ा तो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि मतलब अनसिस्टमेटिक रिस्क कितना है, बीटा हमारा रिप्रेजेंट करता है सिस्टमेटिक रिस्क कितना है, एल लेवल ऑफ मार्केट बताता है, और ई आई हमारा एरर बताता है कि क्या क्या एरर है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि जो रिटर्न होता है स्टॉक पर उसको दो कंपोनेंट्स में बांटा जाता है, एक तो रिटर्न मार्केट से जो ड्यू हुआ है और एक रिटर्न जो इंडिपेंडेंट है मार्केट के साथ। ठीक है, इसको हम कंपेयर करके देखते हैं बीटा के साथ, कि जो बीटा है ना, मतलब जो वैल्यू सिक्योरिटीज है वो हमें बताता है क्लासीफाई करने में कि डिफेंसिव स्टॉक तो होगा जब बीटा वैल्यू 1 से कम हो, न्यूट्रल होगा जब बीटा वैल्यू 1 के बराबर, और एग्रेसिव होगा जब बीटा वैल्यू 1 से बराबर हो। तो देखो जब वो डिफेंसिव होता है, मतलब जब बीटा वैल्यू 1 के कम होती है, 1 से कम होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जितना मूवमेंट आएगा ना उससे कम आएगा मूवमेंट हमारे बीटा वैल्यू में। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि भाई मार्केट में अगर 1% ओवरऑल चेंज आया था तो बीटा वैल्यू में हमारा आ रहा है 0.75% का चेंज। ठीक है, और न्यूट्रल का मतलब होता है जितना मार्केट में चेंज उतना ही हमारा बीटा वैल्यू में चेंज आएगा। दोनों एक दूसरे के न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि बीटा वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, 1 के बराबर। और एग्रेसिव स्टॉक होते हैं जब बीटा वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा हो, तो मतलब मार्केट में जितना मूवमेंट है ना उससे फास्टर पेस से हमारे बीटा वैल्यू में चेंजमेंट आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे इसने एग्जांपल भी दे रखा है कि भाई अगर मार्केट में हमारा 1% का मूवमेंट है तो बीटा वैल्यू में 1.5% का मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करता है जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है उसको, जो हेनरी मार्कोविज ने, मतलब जो मार्कोविज मॉडल था, ये मॉडल शार्पे मॉडल उसको सिंप्लीफाई करके चलता है। ये किसको फेवर देता है, रिस्क एंड रिटर्न को। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटीज किसकी फॉर्म में, जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स लाइन होती है उसकी फॉर्म में। इसने क्या किया था शार्पे मॉडल ने, रिस्क एंड रिटर्न है ना सिक्योरिटीज़ का, उसको दो पार्ट्स में बांट दिया था। एक तो रिस्क एंड रिटर्न किसके अकॉर्डिंग, मार्केट वाइड फैक्टर के अकॉर्डिंग, जिसे हम सिस्टमेटिक रिस्क बोल देते हैं, और एक होता है हमारे कंपनी वाइड फैक्टर के अकॉर्डिंग जो नॉन सिस्टमेटिक, क्योंकि नॉन सिस्टमेटिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है।
जबकि जो हमारे मार्केट वाइड फैक्टर होते हैं, जो मार्केट के अकॉर्डिंग हो रहा है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारे सिस्टमेटिक फैक्टर कहलाते हैं। ये जो मॉडल होता है ना, ये क्या लेके आता है, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ को लेके आता है जो ज़रूरी होते हैं, कब, जब रिटर्न है ना वो ज़्यादा हो हमारे रिस्क फ्री रिटर्न के केस में। और ये पोर्टफोलियो ज़रूरी होता है अगर हमें समझ ना हो, अगर हमें ये देखना हो क्या क्या रिलेशनशिप है रिटर्न की और जो हमारे रिस्क वगैरह उनकी। फिर आता है ओरिजिनल वर्जन ऑफ विलियम शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल। कहता है कि जो इनिशियल ये ओरिजिनल वर्क है ना विलियम शार्पे का, वो आर्ग्यू करता है कि जो रिटर्न होता है ना हर इंडिविजुअल का सिक्योरिटी पर, वो दो बेसिक कंपोनेंट से बना होता है, एक तो सिस्टमेटिक कंपोनेंट और एक नॉन सिस्टमेटिक कंपोनेंट। तो शार्पे का ये ओपिनियन था कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है ना उनका एसोसिएशन वो किससे रिलेटेड होते हैं, मार्केट पोर्टफोलियो से, और जो उनका रिटर्न होता है वो मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न से। तो कहता है कि अगर मार्केट पोर्टफोलियो नहीं है तो आप सेंसेक्स वगैरह, निफ्टी वगैरह इनका यूज़ करके भी इनको कंपेयर वगैरह कर सकते हैं। और जो चेंज होता है ना रिटर्न में सिक्योरिटीज़ के, वो किसके कारण होता है, जो हमारा ग्राफ होता है उसके स्लोप के कारण, जिसको हम एक ग्राफ की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है बीटा के साथ, ठीक है। यहाँ पे अल्फा का क्या मतलब होता है, तो अल्फा हमारा रिप्रेजेंट करता है नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को, जबकि बीटा हमारा सिस्टमेटिक रिस्क को। तो एक टाइप्स के तो एक टेक्निकल जार्गन होता है। अल्फा ये बताता है कि अगर हमारा मतलब मार्केट पोर्टफोलियो जीरो भी होगा ना तो भी हमें मिनिमम रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। इस कंसेप्ट को हम इन चार चीज़ों से पढ़ सकते हैं, मार्केट पोर्टफोलियो, सिस्टमेटिक रिस्क, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क और रेजिडुअल एरर रिटर्न। तो मार्केट पोर्टफोलियो क्या होता है, ये होता है पोर्टफोलियो तो हमें पता है कम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है। तो कहते हैं ये वो पोर्टफोलियो होता है जिसमें जितने भी सिक्योरिटीज़ है ना मार्केट की, वो उसी प्रोपोर्शन में चेंज होती है जिस प्रोपोर्शन में हमारा मार्केट चेंज हो रहा है। मार्केट बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे, मार्केट घटेगा तो ये घटेंगी, क्योंकि हमें पता है बीटा भी तो डायरेक्टली ऐसे रिलेटेड होता है। अगर बीटा वैल्यू 1 के बराबर है तो वो यही मतलब है कि मार्केट अगर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेंगे, मतलब मार्केट और जो हमारे बीटा वैल्यू है हमारे पोर्टफोलियो वो एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं। एक टाइप से कहें तो जो पोर्टफोलियो है ना वो पूरी तरह से कॉपी होता है किसका, मार्केट का। मार्केट के साथ ही वो है ना बढ़ता घटता है, ठीक है। और मार्केट पोर्टफोलियो नहीं होता तो हम इंडेक्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क मतलब वो रिस्क जो अराइज होता है मार्केट के जो फैक्टर होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जिनको हम हटा नहीं सकते। मतलब ये है ना एक इनहेरेंट पार्ट होता है जो भी हम इन्वेस्टमेंट वगैरह करके चल रहे हैं, ठीक है। एक टाइप से कहें तो मतलब जो बीटा वैल्यू है हम उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स वगैरह को मेजर करने के लिए। नॉन सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो कंपनी के जो फैक्टर होते हैं, कंपनी के जो स्पेसिफिक फैक्टर वगैरह होते हैं उनके कारण होता है। मतलब कंपनी कैसे एक्शन ले रही है, कंपनी की क्या थिंकिंग वगैरह, उसके अकॉर्डिंग इनको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं कम्प्लीटली और मिनिमाइज भी कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से। रेजिडुअल एरर रिटर्न होते हैं जब कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स वगैरह हो जाते हैं ना, उसके कारण जब ये अराइज होती है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव जैसे इसने एग्जांपल दे दिया कि बोनस वगैरह डिक्लेयर कर दिया, मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह। और नेगेटिव होते हैं जैसे प्रॉफिट में एकदम से गिरावट आ जाए, ठीक है। फिर आते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न एंड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो अंडर शार्पे मॉडल। कि शार्पे मॉडल के अंतर्गत हम भाई कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं रिस्क और रिटर्न की। तो इसने ये हमें फॉर्मूला दे रखा है जहाँ पे इसने बताया कि ये हमारा होता है भाई एक्सेस रिटर्न की, हमारा मार्केट में जो रिटर्न है उससे हमारा एक्चुअल रिटर्न कितना ज़्यादा है, या हम जो रिटर्न लेके चले थे उससे ज़्यादा कितना है। ये अल्फा वैल्यू दिखाता है जो हमें रिप्रेजेंट करता है क्या, कि जब है ना मार्केट पोर्टफोलियो जीरो होगा तभी हमें कुछ रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। B1 बीटा वैल्यू हमें दिखाता है, ये RM आता है, ये हमें दिखाता है एक्सपेक्टेड मीन्स रिटर्न ऑन मार्केट, मार्केट पे कितना रिटर्न एक्सेस में मिला है। RF है वो हमें पता है, हमने पढ़ लिया कि ये हमारा रिस्क फ्री रिटर्न होता है। और EI मतलब एरर वगैरह जो रैंडम एरर है वो क्या है, तो ये हमारा फॉर्मूला। तो इसमें यही दे रखा है कि जो इक्वेशन है उसमें दो कोफिशिएंट हो सकते हैं, एक तो अल्फा वैल्यू होती है, एक बीटा। अल्फा वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि रिटर्न को, कि जब मार्केट पोर्टफोलियो जीरो होगा तो भी हमें रिटर्न मिलेगा, और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क वगैरह को ये बताती है। फिर बात आती है बीटा कोफिशिएंट, जो स्लोप होता है रिग्रेशन लाइन का, ठीक है। मतलब ये मेजर करता है सेंसिटिविटी कि मतलब भाई मूवमेंट क्या है मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा चेंज होता रहता है। ये कंबाइन होता है इस टर्म में। अब बता रखा है जैसे भाई रिटर्न को हम निकालें तो पोर्टफोलियो का कैसे निकाल सकते हैं, रिस्क को कैसे निकाल सकते हैं, इनके अलग अलग हमें फॉर्मूलाज दिए गए हैं। तो देखो जब हमें रिटर्न को निकालना हो ना तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं कि जो पोर्टफोलियो रिटर्न होता है वो वेटेड एवरेज होता है ऑफ द एस्टिमेटेड रिटर्न। मतलब हम जो रिटर्न एस्टिमेट करके चले थे ना किसी भी सिक्योरिटीज़ के लिए, उसका ये वेटेड एवरेज होता है। तो इसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला दे रखा है, हाँ। और हमें ये क्लैरिफाई कर रखा है कि क्या, तो हमें यहाँ पे बस इन फॉर्मूलाज को, इन इक्वेशंस को याद ही करना है और फिर हमें वैल्यूज़ को पुट करना है।
तो देखो फिर आता है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो होता है वो वेरिएंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है कि वेरिएंस क्या है हमारे रिटर्न में, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न में। इसके लिए क्योंकि हमें पता है जो टोटल रिस्क होता है वो हमारा अनसिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक का कम्बिनेशन होता है, उसका टोटल होता है। तो हमें बता रखा है वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो भी बता रखा है। अब यहाँ पे हमें एक इलिस्ट्रेशन दे रखी है कि भाई अगर हमें चेक करना हो CRP इंडेक्स मॉडल के हेल्प से तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया, बीटा वैल्यू दी, अनसिस्टमेटिक रिस्क दिया, रिस्क फ्री रिटर्न दिया और मार्केट में जो पोर्टफोलियो पर रिटर्न था वो सब दिया। तो देखो हमने सबसे पहले हमें हमारे फॉर्मूला में यही बोल रखा था कि जो भी हमारा रिस्क फ्री रिटर्न है, ठीक है, और जो हमारी मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न है उनके बीच का डिफरेंस लेंगे। तो ये हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा था, ठीक है। इसमें से जो हमारा रिस्क फ्री रिटर्न है हम वो घटा देंगे, मतलब जितने भी वैल्यूज़ हैं हम उनमें से 8% घटाएंगे तो हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें जो बीटा वैल्यू दे रखी है, BI दे रखा है, उसके साथ हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम फिर जो वैल्यू आएगी उसको रैंक देंगे, सबसे हाईएस्ट रैंक इसको दी, फिर सेकंड इसको दी, फिर थर्ड, ऐसे हम इनको रैंक देते जाएंगे। फिर हम इनको रैंक के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, रैंक के अकॉर्डिंग अरेंज किया, फिर हमें यहाँ पे बीटा वैल्यू दी, हमने उसको बी रखा, लेकिन कैसे रखा है, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग। देखो वही वैल्यूज़ है लेकिन जो रैंक जिस नंबर पे तो उसके अकॉर्डिंग रख दिया, अनसिस्टमेटिक दे रखा था उसको रख दिया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला के अंदर हमें निकालने की चीज़ें हैं उन सभी को निकालेंगे। भाई बीटा वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बीटा वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको अनसिस्टमेटिक रिस्क से डिवाइड कर, ये सब कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। ये आती है हमारी कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट से हम मतलब चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा पोर्टफोलियो हमारे लिए सही है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे करके जितनी 5 सिक्योरिटीज़ हम उनको इंक्लूड करके चलेंगे पोर्टफोलियो में, लेकिन जो F वाली सिक्योरिटी उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि जो कट ऑफ रेट है ना वो ज़्यादा है जो एक्सेस रिटर्न था टू बीटा रेशियो से। फिर हम निकालेंगे Z की वैल्यू। Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमने ये जितनी वैल्यू निकाली उसमें से हम कट ऑफ रेट को घटा देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमारे Z की वैल्यू आ जाती हैं। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करके चलते हैं। अब बात आती है कि शार्प पे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कब होगा, मतलब ये ऑप्टिमम कब कहा जाएगा। तो जो ये मॉडल है ना किस चीज़ पर जोर देके चलता है कि जितने भी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ होती हैं वो भाई जनरेट करें पॉजिटिव एक्सेस रिटर्न कि मतलब ऑप्टिमम यही तो बोलते हैं कि रिस्क के कंपैरिजन में रिटर्न जब हमारा ज़्यादा होता है, कि जो हमारा रिटर्न एक्चुअल में हमें मिला है वो ज़्यादा हो एक्सपेक्टेड रिटर्न से, ठीक है, या रिस्क फ्री वेन्यू से ज़्यादा हो। तो रिस्क फ्री वेन्यू का मतलब होता है वेन्यू ऑन विच अनअसर्ड और सेफ, मतलब जो रिटर्न है वो जनरेट हो, मतलब जो हम सोच के चले थे और सेफ रिटर्न जब हमें मिले, ठीक है। तो अब आप इसको समझ सकते हो कि हमने ये कैसे कैलकुलेट किया है। तो इसके स्टेप्स बता रखी हैं कि सबसे पहले तो हम एक्सेस रिटर्न कैलकुलेट करेंगे टू बीटा रेशियो, ठीक है, ऐसे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब उनके को हम रैंक दे देंगे हाईएस्ट से लोवेस्ट में। रैंक देने के बाद हम ऑप्टिमम पोर्टफोलियो में आ जाती है हमारी सिक्योरिटीज़ वगैरह, उसको कैलकुलेट करेंगे इसकी हेल्प से। फिर हम उसको कट ऑफ रेट है ना वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो कट ऑफ पॉइंट होता है ना उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई हम किसी सिक्योरिटीज़ को पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उससे कंपेयर करके देखते हैं। इसका यहाँ पे हमें फॉर्मूला भी दे रखा है, ठीक है। फिर ये वेट के अकॉर्डिंग होता है कि हम कैसे वेटेज वगैरह कर सकते हैं, उसके मतलब कौन सा हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो प्रोपोर्शन ऑफ फंड वगैरह जो हमने हर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट वगैरह किया है वो चेक करते हैं। तो कंक्लूजन में हमें यही बता रखा है कि ये जो शार्प मॉडल ये बहुत हेल्पफुल होता है, जो नंबर हो मतलब लेस नंबर ऑफ कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है अदर मॉडल के कंपैरिजन में। इसमें कहता है कि कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मार्केट के साथ ही कोरिलेशन लेके चलता है और पॉजिटिव एक्सेस होता है रिटर्न का रिस्क फ्री रिटर्न पे। अब बता रखा है कि शार्प मॉडल और मार्कोविस मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो जो शार्प मॉडल है कहता है कि वो तो मतलब अज्यूम करता है कि जितने भी सिक्योरिटीज़ है उनका परफेक्ट लिंक होगा मार्केट के साथ, जबकि मार्कोविस मॉडल है वो हर सिक्योरिटी को एक दूसरे के साथ लिंक करके चलता है। जो शार्प है हमारा वो डिफरेंट मतलब क्या कहता है कि उसकी कंसेप्ट है कि जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ है मार्केट में उनका डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, जबकि मार्कोविस है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप लेके चलता है। जो शार्प मॉडल है उसमें कैलकुलेशन ईजी होती है, जबकि मार्कोविस में ना बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। शार्प मॉडल में हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन वगैरह की ज़रूरत होती है, ये हमें फॉर्मूला दे रखा है इन्फॉर्मेशन के लिए, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, इसका ये फॉर्मूला दे रखा है। अगर हमसे इसकी कोई एडवांटेजेस बोले तो हम बता ही सकते हैं। नंबर ऑफ इनपुट्स की बहुत कम जरूरत होती है डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, ईजियर होता है इसमें एनालाइज करना सिक्योरिटीज वगैरह, वही इनपुट्स ऑफ डाटा की कम जरूरत होती है, ना कोई कोरिलेशन की ज़रूरत होती, क्लियर पिक्चर दे देता है, इन्वेस्टर वगैरह को हेल्प करता है फंड वगैरह को कंपेयर करने में,
रिस्क फैक्टर वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं, रिस्क वगैरह को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये मतलब हमें बताता है कि शार्प मॉडल कैसे बेनिफिशियल है अदर जो भी मॉडल वगैरह हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।